Good morning, students. Welcome to physics class, standard 10th. This is Digvijay Singh. We'll be starting our first video for our first chapter, gravitation. तो ये हमारा पहला वीडियो है ग्रेविटेशन. हमारे जो ओल्ड बच्चे हैं उन्होंने इस वीडियो का, इस लेक्चर के बारे में हमने ऑलरेडी थोड़ा क्लास में एक बार फास्ट फॉरवर्ड में डिस्कस किया था, बट ऑफिशियली हम लोग फिर से स्टार्ट करें. ओके, सो विल गो अहेड. सो फर्स्ट थिंग इज़, मैं आपको थ्योरी समझा देता हूँ. व्हाट इज़ ग्रेविटेशन? आपने नाम सुना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन. सो देखिए, हिंदी में इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण. गुरुत्वाकर्षण मतलब, वो आपने स्टोरी सुनी है न्यूटन की. न्यूटन एक बार पेड़ के नीचे बैठा था, कोई बोलता है चाय पी रहा था, क्या कर रहा था पता नहीं. पेड़ के नीचे बैठा हुआ था वो, तो अचानक से उसने देखा कि उसके एप्पल गिरा, एप्पल का सेब, सफरचंद टपक करके गिरा. सो ही स्टार्टेड टू पॉन्डर, ही स्टार्टेड टू थिंक कि ये ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, टेढ़ा क्यों नहीं गिरा, या इस एंगल में क्यों नहीं गिरा, या ऐसे क्यों नहीं गिरा, या ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गिरा. तो ये स्टोरी बहुत फेमस है, साइंस के लोगों को पता है. तो न्यूटन ने वहाँ से बहुत सोचा, देन ही केम अप विद दिस ग्रेविटेशनल थ्योरी. एंड ऑफ कोर्स सोचा नहीं, उसके ऊपर काम भी किया, एक्सपेरिमेंट्स भी किए. सो बेसिकली उन्होंने फिर जो इस कॉन्सेप्ट को बनाया, ग्रेविटेशन को, वो कॉन्सेप्ट इस तरीके से बनाया है कि उसको उन्होंने बहुत सोचने के बाद समझ में आया कि सिर्फ एप्पल ही नीचे नहीं गिरा, कोई भी चीज़. अभी जैसे देखिए, मेरे हाथ में पेन है, इस पेन को मैं छोड़ूंगा, मतलब यहाँ पे अभी ये क्यों टिका हुआ है, इस जगह पे ये पेन अभी क्यों है, क्योंकि मेरी उंगलियाँ ने इसको पकड़ा हुआ है. करेक्ट? माई फिंगर्स आर होल्डिंग इट. सो बिकॉज माई फिंगर इज होल्डिंग इट, दैट इज देयर इज अ फोर्स. मेरी एक उंगलियों में एक फोर्स है जो कि उसको होल्ड कर रही है. एज सुन एज आई रिलीज दिस फोर्स, ऑटोमेटिकली ड्रॉप्स. अगर मैं इस उंगलियों को हटा दूँ, इससे ऊपर जो लगी हुई फोर्स है जो उसको होल्ड कर रही है, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे गिरता है. सो नॉट जस्ट एप्पल, नॉट जस्ट ये, उन्होंने लॉजिक लगाया, देयर इज समथिंग विच इज मेकिंग एवरी अदर थिंग. एंड फिजिक्स में देखिए, आपको ध्यान होगा, ये कुछ माइनर डिटेल्स हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी. कि फिजिक्स में वी डील विद मास. मास मीन्स मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट. जो भी एक ऑब्जेक्ट है, ये पेन है, तो इसमें कुछ तो मास है, इसका वजन है, कुछ तो मास है, उसका 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 10 किलो, 100 किलो, 1000 किलो, जो भी है. जिस किसी में भी मास है, मतलब देयर इज सम मैटर कंटेन इन इट, तो वो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है? तो आपकी ओरिजिनल डेफिनेशन 7th, 8th की, 6th की, व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ स्पेस, व्हाट इज़ मास. तो जिस ऑब्जेक्ट में भी मास है, वो उसके ऊपर ये फोर्स लग रही है. ठीक है? अगर मास नहीं है, मतलब इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है जिसमें मास 0 है, सो टेक्निकली वो फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है. हमारी भाषा में हम उसको बोलेंगे भूत, प्रेत, आत्मा, स्पिरिट, मतलब आत्मा है वो, आत्मा. देयर इज नो एग्जिस्टेंस, क्योंकि मास नहीं है तो मतलब भूत ही है ना, दिखता नहीं है, सिर्फ हर जगह है पर दिख नहीं रहा है. सो फिजिक्स में भी ऑब्जेक्ट हैज़ टू हैज़ मास. सो एनी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है उसके ऊपर ये फोर्स लग रही है. सो देन आफ्टर उन्होंने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके अपने बाकी मित्रों, दोस्तों, यादरों, साइंटिस्ट लोग के साथ डिस्कशन करके बहुत कुछ, वो फाइनली वो थ्योरी पे आए कि देयर इज समथिंग नोन एज ग्रेविटेशनल लॉ. एक लॉ है जो गवर्न करता है इस यूनिवर्स को, एक लॉ है जो गवर्न करता है इस अर्थ को. एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ है. कौन सा लॉ है? यूनिवर्सल लॉ. जैसे देखिए, महाराष्ट्र में कौन सा लॉ चलता है? महाराष्ट्र पुलिस का लॉ, महाराष्ट्र का लॉ. बराबर? आप बिहार में जाएंगे, अभी चल रहा है सुशांत सिंह के केस में, बिहार की पुलिस का अलग लॉ है. बराबर? केंद्र सरकार का अलग लॉ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अलग लॉ रहता है. ठीक है? केरला की सरकार का एक अलग लॉ है, तमिलनाडु की सरकार का एक अलग लॉ है. बट एक कुछ सेंट्रल रूल होते हैं जो सारे इंडिया में हैं, कुछ हैं जो स्टेट में अलग अलग रूल है. ये आपको समझेगा, आप में से बहुत सारे फादर्स, बहुत सारे पेरेंट्स शेतकरी हैं, खेती करते हैं, तो आपको पता है जो ज़मीन खरीदना बेचना वो जो है, उसमें अलग अलग, नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग है उसका प्रोसीजर, फिर ज़मीन अगर आपको खरीदना है बेचना है तो, और यहाँ पे कुछ अलग लॉ है. तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, डाइवोर्स लेना है, कुछ लीगल केस फाइल करना है, कुछ भी है, तो हर एक स्टेट के अपने अपने अलग अलग लॉज रहते हैं. सिमिलरली सेंट्रल लॉ कुछ रहता है. या सिंपल एग्जांपल, इंडिया में कुछ और लॉ है, अमेरिका में कुछ और लॉ है. यहाँ पे हम लोग कौन से, हम लोग गाड़ी में बैठते हैं तो राइट हैंड साइड ड्राइविंग करते हैं, अमेरिका में लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग करते हैं. तो अलग अलग लॉज है, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग ये है. बट मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ इतना ये सब? हमारे स्कूल का अलग लॉ है, हम चैतन्याज में हैं, हमारा स्कूल का अलग लॉ है. आप कुछ और स्कूल में, आपका दूसरा स्कूल का दूसरा लॉ है, वहाँ पे कुछ और रूल्स है, कुछ नियम है, कुछ कानून है. बट दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल लॉ. ये पूरे संसार के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए लॉ है
ये हर जगह, हर समय, हर वक्त, हर किसी के ऊपर लागू होता है। इट्स नॉट लाइक स्पेसिफिक टू एनी टाइम, प्लेस, क्रीड, कास्ट, नेशनैलिटी, इन सब से ऊपर है, ये यूनिवर्सल है। ये एकदम मतलब अगर आप भगवान को मानने वाले तो ये भगवान का बनाया हुआ लॉ है। इसको किसी साइंटिस्ट ने बनाया नहीं है, ये कोई इन्वेंशन नहीं है, ये डिस्कवरी है। ये पता लगा उनको कि ऐसा होता है, ऐसा कुछ है, मतलब ऐसा नहीं किसी ने बनाया है ये, ठीक है। तो इसका नाम है यूनिवर्सल लॉ। सो यूनिवर्सल लॉ पर क्योंकि न्यूटन साहब ने ढूंढा था इसलिए इसका नाम दे दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये है क्या, इन्होंने बहुत सोचा अपने टीम के साथ, तो इवन इनको समझ में आया ये सिर्फ अर्थ के ऊपर ही नहीं, पूरे प्लानिटरी सिस्टम में चल रहा है। तो आपको अभी एक सोलर सिस्टम मालूम होगा, सन सेंटर में है, सारे प्लैनेट्स। अभी देखिए साइंस कैसा चेंज होता रहता है, पहले 9 प्लैनेट थे, मैंने जब पढ़ा था 10th तब 9 प्लैनेट थे, प्लूटो भी था बेचारा, अभी प्लूटो को उड़ा दिया इन लोगों ने, अभी 8 ही प्लैनेट्स हैं। सो एनीवेज जो 8 प्लैनेट्स हैं वो सब सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो सब सिस्टम है इन्होंने समझ के ये लिया कि अरे देयर इज समथिंग, अ लॉ विच इज़ गवर्निंग इट, इट्स नॉट बाई चांस, ये ऐसी बस रैंडमली कुछ हो रहा है अपने आप से, ऐसा नहीं होता। रैंडमली कभी कुछ संसार में नहीं होता, देयर इज़ अ कॉज बिहाइंड इट, ठीक है। सो वो जो लॉ है वो उन्होंने बहुत सोच समझ के निकाला। तो अब मैं आता हूँ, ऑलरेडी 6 मिनट्स हो गए सिर्फ समझाने में कि ये लॉ क्या है। सो यूनिवर्सल लॉ है ये कि संसार में, इस यूनिवर्स में एनी 2 ऑब्जेक्ट्स, कोई भी 2 वस्तु है, ये एक पेन है, ये एक दूसरा पेन है, मैं इसको उल्टा कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए, ये ढक्कन वाला पेन है, ये उसका उल्टा है। एनी 2 ऑब्जेक्ट्स विच हैज़ मास, जिनमें मास होना चाहिए, ये तो एक मैंने आपको पहले ही समझाया। एनी 2 ऑब्जेक्ट विच हैज़ मास इन देम, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। ध्यान रखिए, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड, एक दूसरे की तरफ आकर्षण है उसमें, गुरुत्व आकर्षण, रिपल्शन नहीं है, दे आर नॉट रिपेलिंग ईच अदर, दूर नहीं फेंक रहे, एक दूसरे को पास खींच रहे हैं। सो देयर इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स जो कि हमेशा उन दोनों ऑब्जेक्ट पे लगती है। अब उसको उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में बताया वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या है। तो देखिए मैं आपको पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 3 दोनों बुक के एंगल से पढ़ा रहा हूँ। सो लेट सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट विद मास m1, ठीक है। आपको दिख रहा है क्या लाइट, मैं इधर से आके करता हूँ, ओके शायद, ओके सॉरी, वो लाइट का थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा था, सो आई हैव जस्ट मॉडिफाइड इट। सो लेट अस से देयर इज एन ऑब्जेक्ट m1 एंड देयर इज वन मोर ऑब्जेक्ट m2, दोनों अलग शेप, अलग साइज, अलग मासेस के हैं, एक m1 है एक m2 है। सो एक फोर्स है, ये इसको खींच रहा है अपनी तरफ, ये भी इसको खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। ये जो फोर्स है इसको हम बोलेंगे F। तो न्यूटन ने ये बताया कि वो फोर्स मैथमेटिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको, मुझे मालूम, मेरे को लगता है आपको पता होगा, मतलब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ठीक है। तो ये फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये इन दोनों के मासेस का प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब m1 मल्टीप्लाई m2, ठीक है। m1 मल्टीप्लाई m2 के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स। और एक और चीज़ उन्होंने बताई कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब फिर से यही मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पता है, नहीं पता है तो फिर मैं एक और अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/, मतलब एग्जैक्टली उल्टा, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, ये खुश होगा तो ये रोएगा, ये रोएगा तो ये हंसेगा, ये गाएगा तो ये सोएगा, ये सोएगा तो ये खेलेगा, समझ रहे ना, एकदम उल्टा, ये ऊपर ये नीचे, ये नीचे ये ऊपर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये ऊपर तो ये भी ऊपर, ये नीचे तो ये भी नीचे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अगर ये ऊपर तो ये नीचे, अगर ये नीचे तो ये ऊपर, अपोजिट। So I'll come back to the law. So the law states that the force of gravitation between any 2 objects is directly proportional to the product of their masses, उनके दोनों के masses का product, and inversely proportional to the distance, square of the distance between them. तो suppose अगर m1 के सेंटर पॉइंट से लेता हूँ मैं, m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस है d, उन्होंने डिस्टेंस आपकी बुक में d की तरह दिया है, नहीं तो जनरली r लेते हैं हम लोग। तो अगर डिस्टेंस है d तो वो बोल रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा d के स्क्वायर के। सो द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, इसमें एक थ्योरी है थोड़ा सा, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, आपके हायर साइंसेज में है।
लाइक देखिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कोई भी एक यूनिफॉर्म बॉडी अगर है, कोई यूनिफॉर्म शेप है, अगर कोई सर्कल है या कोई स्फीयर है तो उसका सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर कोई रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका सेंटर ऑफ मास बनेगा। समझ में आ रहा है आपको? एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट जहाँ पे उसका सारा मास एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट जहाँ पे उसका सारा मास बैलेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको ये पेन समझाऊं, अगर इस पेन को मैं यहाँ से पकड़ूंगा तो यहाँ इस तरफ गिर जाएगा। सिमिलरली अगर इस पेन को मैं यहाँ से पकड़ूंगा तो यहाँ से गिर जाएगा उस तरफ से, ठीक है। पर एक ऐसा पॉइंट आएगा, आप लोगों में से कुछ लोगों ने किया होगा, वो कॉपी को रख के हाथ में घुमाते स्कूल पे, वो लोग एग्जैक्टली उसके कॉपी के सेंटर में ऐसा अपनी उंगली को रखते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाती है। सिमिलरली एक ऐसा पॉइंट आएगा पेन का जहाँ मैं पकड़ूंगा तो ना ही ये इधर गिरेगा ना ही इधर गिरेगा। क्लिक कर रहा है आपको? सो दिस इज इट सेंटर ऑफ मास। ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एक उस अगर ये रेगुलर बॉडी है तो उसका एग्जैक्टली आप सेंटर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर सपोज इरेगुलर शेप है तो देयर इज अ वे यू कैन फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। सो उन दोनों के सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है d, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये जो लॉ है ये न्यूटन साहब ने निकाला। अब हम इसको कंबाइन करते हैं, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा ये। तो अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा m1 m2 ऊपर और नीचे आ गया d स्क्वायर, बराबर है। ये f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था m1 m2 के, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल था d स्क्वायर के, तो मैंने इसको कंबाइन किया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर आ गया। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। ये सब चीज़ें आई थिंक मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको आनी चाहिए, 9th में थी, 10th में थी, मैथ्स में थी, बहुत जगह पे आती है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमेशा एक इक्वालिटी साइन आ जाता है। क्या हो रहा है? ये लाइट क्यों चेंज कर रहा है यार अपने आप? ओके, तो ये g जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, g m1 m2 बाई डी स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा न्यूटन्स लॉ। सो न्यूटन साहब के हिसाब से जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर है संसार में जिनमें मासेस है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को एक फोर्स से खींचेंगे, ठीक है। और वो फोर्स कितनी होगी? उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है d उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये फोर्स बनी F इजिकल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अब क्वेश्चन है ये g क्या है? तो देखिए g एक कांस्टेंट है जो कि साइंटिफिक तरीके से पता किया गया है। तो अगर मैं आपको g अगर यहाँ से भी रीअरेंजिंग द इक्वेशन करूँ तो g इसको इधर ही रहने देते तो ये क्या हो जाएगा f इंटू डी स्क्वायर, बराबर ये इधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई, g यहीं पे रह गया m1 m2, क्लियर। अगर g इधर ही रहने दूँ और m1 m2 उधर चले जाए तो क्या बन जाएगा? g इज इक्वल टू f डी स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। I'll just rub this off. अब देखिए अगर g है मेरा f डी स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मैं आपको इसका इतनी देर से क्यों सिखा रहा हूँ ये कि इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे। देखिए फोर्स की यूनिट आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंस क्या की यूनिट? सही यूनिट क्या होती है? मीटर। अभी डिस्टेंस का स्क्वायर है तो ये भी होगा मीटर स्क्वायर। ये क्या है? मास m1 m2। मास हम आइडियली ऐसा ही यूनिट क्या होती है मास की? kg। सो अगर एक kg है दूसरा m2 भी kg है तो दोनों kg होंगे तो kg स्क्वायर। तो मतलब हमारे g की जो यूनिट है वो क्या बनेगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम इस तरह से लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो पर kg स्क्वायर को लिख देते हैं g kg रेज टू -2। यह आपको पता होगा 1 अपॉन kg स्क्वायर इज इक्वल टू kg -2 ना, -2 स्क्वायर पता है ना मैथ्स। 1 अपॉन a इज इक्वल टू e रेज टू पावर -1। देखिए मैथ्स में न्यूमेरिकल्स फिजिक्स पूरा मैथ्स पे डिपेंडेंट है। इसके लिए जो बच्चे नीट भी कर रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं सर मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना है, वो गलत है गलत है गलत है। नीट जिसको भी करना है, स्टिल जिसको भी बायो लेना है, आप लोग को मैथ्स पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स तो है ही आपको और केमिस्ट्री भी है, और दोनों में डेरिवेशंस और इक्वेशंस और न्यूमेरिकल्स है और उसके लिए मैथ्स लगती है। तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि अरे मुझे तो बायो करना है तो मैं क्यों मैथ्स पढ़ूँ, ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में बहुत अटकते हैं बच्चे फिर। सो यू नो कीप फोकस ऑन योर मैथ्स ऑल्सो। एनीवेज, तो हमारी जी का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। अब एक और है, जी की वैल्यू उन्होंने साइंटिफिकली फाइंड की है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11।
ये वैल्यू आपको याद रखनी ही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट मैंने आपको बताया कैसे याद करते हैं, याद रखिए नहीं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा था न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आप समझिए यही लॉ का आपको थ्योरी में दिया हुआ है पेज नंबर 1 में। यही लॉ का यूज़ कैसे होता है? सारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लानिटरी सिस्टम्स है, सन के रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, वो भी इसी तरीके से घूमते हैं ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। ऑल्दो हमें दिखता नहीं है कि कोई रस्सी बंधी हुई है, कोई खींच रहा है, पर वो एक रस्सी है। मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मैं हूँ ये बोर्ड है, मैं हूँ ये फ़ोन है, मैं हूँ ये चेयर है, मैं हूँ ये फ़ोन है, ये चेयर है, मैं हूँ ये बुक है, मैं हूँ ये पेन है, ये दो पेन है, आपस में हर एक चीज़ एक दूसरे को खींच रही है। तो फिर आप पूछेंगे सर फिर हम लोग खींच क्यों नहीं रहे, हमें फील क्यों नहीं हो रहा है? वो मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि ये देखिए वैल्यू देखिए यहाँ पे 10⁻⁻11, ये 10⁻⁻11 का मतलब समझ रहे हैं, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, 0.00000001 फोर्स। तो फोर्स लग रही है पर वो इतनी इनसिग्निफिकेंट फोर्स है कि हमें फील नहीं होती, ऐसा है। तो धीरे धीरे हम जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगी थ्योरी। तो ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और एक थ्योरी में आपको समझा देता हूँ, ये ग्रेविटेशन की वजह से ही प्लानिटरी सिस्टम्स रिवॉल्व कर रहे हैं। मून अर्थ के रिवॉल्व कर रहा है, प्लैनेट्स सन के अराउंड घूम रहे हैं, सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के अराउंड घूम रहे हैं। यही ग्रेविटेशन की वजह से है वो जो नदियों से पानी हिमालय से वो चालू होता है, वो नीचे समुद्र की तरफ बह रहा है। बे ऑफ बंगाल में गंगा यमुना चालू होती है तो वहाँ तक बहते हुए जाती है। सारी नदियाँ, इवन चाइना से भी, अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा बिहार और आसाम में बाढ़ आई हुई है। तो वो लोग चाइना, क्योंकि थोड़ा सा उनका भी हिमालयी रेंज है, चाइना नेपाल, वहाँ से पानी छोड़ रहे हैं, वो बिहार से होता हुआ पूरा प्लेन से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जा रहा है। तो जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पानी जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है? यही है वो, आपने 9th में पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी mgh, उसमें वो जो g है वही तो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आता है। तो वो जितना ज़्यादा हाइट पे होगा उसमें उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो नीचे बहेगा। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। CBSE में ये चैप्टर 9th में ही दिया हुआ था एंड आई थिंक दैट इज़ मोर लॉजिकल बिकॉज उसी समय आप न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन मोशंस पढ़ते हैं, मोशंस के तीनों लॉ पढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज ग्रेविटेशन। तो उस समय थोड़ा सा क्लियर होता है, बट यहाँ पे है तो आपको थोड़ा सा बैक जाके 9th के चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी। सो दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। सो आई थिंक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। इफ देर इज एनीथिंग, देर इज एनी डाउट्स, देर आर एनी कन्फ्यूजन्स, प्लीज कॉल मी, व्हाट्सएप मी, देर इज नो प्रॉब्लम। सो दिस इज अराउंड 20 minutes नाउ। आई विल मेक वन मोर वीडियो टू फॉर पार्ट 2 करूँगा इसका मैं, तो उसमें आप आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियोस ज़्यादा बड़े नहीं करता क्योंकि अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है फिर बाद में। सो आई स्टॉप दिस वीडियो राइट हेयर। सो इस वीडियो में हमने टेक्निकली आपका पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 4, सो जस्ट फॉर योर रेफरेंस पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 4 हमने देखा है इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेज नंबर 2 एंड 3 से कनेक्टेड जो है वो बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।